नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डॉक्टर हनुमान सर के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज है एफोरिज्म नंबर 47। कल हमने देखा काफी सारे एग्जाम्पल, जिसमें कल पूरे दिन में मुझे रात में एक मैसेज आया अंदर से कि जैसे स्मॉल पॉक्स का हमने एग्जाम्पल देखा कि स्मॉल पॉक्स में ब्लाइंडनेस हो जाती है, वायलेंट ऑप्थेल्मिया, इवन ब्लाइंडनेस। तो ये जो ब्लाइंडनेस या फिर ऑप्थेल्मिया है, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों तो डिफरेंट, जैसे अगर जीएनएम के साथ जोड़े तो ऐसा लगता है कि ये दोनों तो डिफरेंट कैटेगरी की होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट हो जाती है। ब्लाइंडनेस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से भी आ सकती है। ऑप्थेल्मिया इज ऑल्सो a same type of process, that is because of uh, inflammation of the nerves of supplying the eye structures to and muscles। तो ये इसी तरीके की सभी में को रिलेशन है। सभी डिजीज में जो भी डिजीज यहाँ पर लिखे गए वो सब सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होते हैं। इसीलिए इस तरीके की डेफनेस या फिर डिस्निया, सेपरेशन हुई और डर लग गया कि कहीं मेरा क्या होगा। तो ये इस तरीके से लाइफ अपने ऊपर प्रकोप लेती है, डर डर का प्रकोप। कि जैसे अगर टेस्टी स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स, तो सेपरेट हुए, स्मॉल पॉक्स हुआ। और 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 वो सेपरेशन अगर कोई किसी इंसान के लिए कोई प्रोफाउंड लॉस होगा, तो उसके साथ में हाइड्रोसेले होगा। तो सभी कॉम्प्लिकेशन जो बीमारियों में होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो वो इस तरीके से कि जो भी घटनाएं घटित होती है, जो प्राइमरी जो डीएचएस होता है, वो डीएचएस किस लेवल तक हो, तो फिर उससे बीमारी होती है। फिर उसने अपने ऊपर और इसका प्रहार लिया, सोच सोच के उसको समझना हो तो आपको पढ़नी पड़ेगी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। उसमें उन्होंने समझाया हुआ कि इंसान एक ही घटना को सोच के दोबारा अपने ऊपर लेता है, फिर वो और सीवियर होता जाता है, हार्ड वायरिंग होती जाती है, और फिर वो जल्दी से फायर होता है। तो ये फीलिंग, ये जो इम्प्रेशन आती है मन पर, और उसकी वजह से ब्रेन, और उसकी वजह से बॉडी पर जो इम्प्रेशन आ रही, वो और सीवियर तरीके से आती रहेगी, और बॉडी में अलग तरीके के चेंजेस आते हैं, जिसको एलोपैथिक साइंस कॉम्प्लिकेशन का नाम देते रहते हैं। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है काफी अंदर से, कि हर एक एफोरिज्म इसी तरीके से को रिलेट कर सकते हैं। तो कल पूरे दिन में मुझे ये मैसेज आया कि मुझे, और आज सुबह में भी मुझे लगा कि ये मुझे समझा देना चाहिए, तो आज मैंने समझाया। अगले ही हम चरण को आरंभ करते हैं। 47 aphorism. Nothing could teach the physician in a plainer and more convincing manner than the above what kind of artificial morbification medicine he ought to choose in order to cure in a sure, rapid, and permanent manner conformably with the process that takes place in nature। इसके अलावा फिजिशियन को और क्या टीच कर सकते हैं? कौन इतने सादी सादी भाषा में, या फिर सबसे ज्यादा खातरी से, कौन सी रीत से उसको पढ़ाया जाए फिजिशियन को, एबो एग्जाम्पल जो हमने दिए उससे, कि किस तरीके की दवाई हमें चूज करनी चाहिए पेशेंट को श्योरली, रैपिडली, परमानेंटली क्योर करने के लिए। तो ये नेचर में जो हो रहा है, उसकी प्रोसेस से हम कंफर्मेबली पता कर सकते हैं कि हमें कैसी दवाई देनी है। तो हमें दवाई देनी है सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे उस तरीके की। और वो सिमिलरिटी किस लेवल पर होनी चाहिए? डायनामिक लेवल पर होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि जो डिजीज है वो डायनामिक लेवल पर है, और डायनामिक लेवल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डायनामिक देना पड़ेगा जो हूबहू उस डायनामिक की तरह होना चाहिए। Aphorism number 48. Neither in the course of nature, as we see from all the above examples, nor by the physician's art, can an existing affection or malady in any one instance be removed by a dissimilar morbification, be it ever so strong, but solely by one that is similar in symptoms and is somewhat stronger, according to eternal, irrevocable laws of nature which have not hitherto been recognized. तो नेचर के कोर्स में ये कुछ नहीं होता है, एज वी सी फ्रॉम ऑल द अबव एग्जांपल्स, जैसे हमने आगे के एग्जांपल से देखा, नॉर बाय द फिजिशियंस आर्ट, फिजिशियंस के आर्ट से भी नहीं, कैन एन एग्जिस्टिंग अफेक्शन और मेलोडी इन एनी वन इंस्टेंस बी रिमूव्ड बाय अ डिसिमिलर मॉर्बिफिकेशन। ऐसा हमने आगे देखा कि जो भी बीमारियां हुई, अब जिन लोगों की मटेरियल लेवल पर नॉलेज चल रही है या फिर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को समझ रहे हैं, उन लोगों को लगेगा कि ब्लाइंडनेस काफी डिफरेंट है और ये स्मॉल पॉक्स काफी डिफरेंट है, टेस्टिकल्स की स्वेलिंग डिफरेंट है, हाइड्रोसेलर डिफरेंट है, स्मॉल पॉक्स डिफरेंट है, ऐसा उन लोगों को लगेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सब एक ही डायनामिक इन्फ्लुएंस से अफेक्ट होते हुई बीमारियां है। वो सेपरेशन से होता है, सेपरेशन का प्रकोप कैसा, उस तरीके से बीमारियां अंदर के ऑर्गन या फिर बाहर के ऑर्गन को अफेक्ट इम्प्रेस करती है और वहां पर चीजें बदलती है, स्ट्रक्चर बदलता है। तो ये हमने आगे देखा, ना ही फिजिशियन की आर्ट के द्वारा ना ही नेचर में कोई डिसिमिलर मॉर्बिफिक एजेंट से कभी भी अलग दूसरी बीमारी को, पहली बीमारी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। जो एग्जिस्टिंग अभी है उसको हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, बी इट एवर सो स्ट्रांग। वो जो मॉर्बिफिक एजेंट है वो भले ही कितना भी स्ट्रांग हो, बट सॉलिडली बाय द वन दैट इज सिमिलर इन सिम्टम्स, लेकिन वही दवाई काम कर सकती है जो सिमिलर है सिम्टम्स में, एंड इज समवॉट स्ट्रॉन्गर, कुछ कुछ हद तक वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। और आगे हमने समझ के आए कि मेडिसिन की पावर तो हमेशा स्ट्रांग ही रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू इटरनल। और ये कैसे होगा? सिमिलर इन सिम्टम्स वाली दवाई से कैसे ये क्योर होगा? तो ये क्योर होगा इटरनल, यानी कि शाश्वत, इरिवोकेबल लॉज, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो कभी गिरेगा नहीं, ऐसा लॉ ऑफ नेचर जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसे नियम के आधार पे ये क्योर हो जाएगा, विच हैव नॉट हिथरटो बीन रिकॉग्नाइज्ड, जिसको आज तक कोई समझा नहीं, किसी ने जाना नहीं, किसी को उसका ज्ञात नहीं था। तो ये ऐसे लॉज के आधार पे ये बीमारियां क्योर हो जाती है बाय द सिमिलर सिम्टम्स। Aphorism number 49. We should have been able to meet with many more real natural homeopathic cures of this kind if, on the one hand, the attention of observers had been more directed to them, and on the other hand, if nature had not been so deficient in helpful homeopathic diseases. We should have been able to meet many more real natural homeopathic cures of this kind. हजू આપણે ઘણા इससे भी और ज्यादा हम नेचुरल होम्योपैथिक क्योर का सामना कर सकते हैं या फिर उसको मिल सकते हैं और मिलने के लिए सक्षम है, इफ ऑन वन हैंड द अटेंशन ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन उसको मिलने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वर का अटेंशन चाहिए, ध्यान होना चाहिए, हैड बीन मोर डायरेक्टेड टू देम, उसकी ओर रहना चाहिए कि ये क्योर हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपकी नजर जैसे and on the other hand, if nature had not been so deficient in helpful homeopathic diseases, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन, हेल्पफुल होम्योपैथिक मेडिसिन
में डेफिशिएंट ना हो तो दो कंडीशन से, एक तो जो ऑब्जर्वर है, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसका ध्यान मोर इसकी तरफ होना चाहिए कि कैसे होम्योपैथी क्योर होता है, उसकी तरफ होना चाहिए, और दूसरा उसके पास दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये है होम्योपैथिक डिजीजेस। डिजीजेस मीन्स पोटेंसी, वो दवाई, हेल्पफुल दवाइयाँ कम नहीं होनी चाहिए नेचर में। तो तो वी हम ऐसे मोर रियल नेचुरल होम्योपैथिक क्योर को रोजाना मिल सकते हैं, हम इसके लिए सक्षम हैं। हाँ, तो हमने देखा कि अटेंशन होना चाहिए हमारा उस, और हमारा मोर डायरेक्शन होना चाहिए क्योर की ओर। तो अ, हमने एक बार हमारे गुरु से पूछा था कि सर, ऐसे डिजीज में, जैसे हमने पूछा था कैंसर अच्छे नहीं होते हमारा से, तो हम इसको क्या क्या करें। तो सर ने हमें बखूबी आंसर दिया कि फिजिशियन की हाथों से जो दवाई दी जाती है, वो लिटरली सर ने ऐसा करके हमें समझाया कि ये हाथ से जो दवाई दी जाती है, वो दवाई क्योर कर सकती है। उस दवाई में वो ताकत है, यानी कि हमारे ब्लेसिंग्स जाते हैं हमारे हाथों से। अगर हम डर से प्रिस्क्राइब करेंगे कि क्या ये दवाई, अगर शक से प्रिस्क्राइब करेंगे कि क्या ये दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, फिजिशियन की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, उच्च स्तर पर होनी चाहिए, कि उसके गोल पर, मिशन पर होनी चाहिए। जैसे हनुमान सर ने सबसे पहले एफोरिज्म में कहा, तो हमारा हमारा हमें दिखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्योर। तो हम एक ऑब्जर्वर उसके बनेंगे कि क्योर हो रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे राइट दवा होने के बावजूद, उनके पास पेशेंस नहीं होने की वजह से, या फिर उनका अटेंशन उतना नहीं होता है, और वो फिर दवाइयाँ चेंज कर देते हैं, और फिर पेशेंट स्पॉइल्ड हो जाता है। काफ़ी सारे हमने भी पहले ऐसी प्रैक्टिसेस की है जहाँ पर राइट मेडिसिन हमने चेंज कर दी और पेशेंट स्पॉइल हो गया। और काफ़ी, आप अगर अपनी पीछे की प्रैक्टिस में देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कैसे दवाइयाँ आपने दी, सही थी, लेकिन फिर मिस कर गए और फिर चेंज कर दी, और फिर पेशेंट बिगड़ गए। तो ऐसा होता रहता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। हनुमान सर से भी हुआ है, हमारे गुरु से भी हुआ है, हमसे भी हुआ है, आप सबसे भी हो सकता है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज अगर हम अपनी गलतियों से ना सीखे, ये प्रॉब्लम है। हमने अपनी गलतियों से सीखा, और अब आपको सिखा रहे हैं।